नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम हिंदी पेपर सेकंड। और इसमें हम लोग ध्रुव स्वामिनी पढ़ रहे थे। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने ध्रुव स्वामिनी का चित्रण पढ़ा हुआ था। तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और आज का हमारा जो टॉपिक है ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरी बात कि इसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, बट क्वेश्चन का आंसर सेम ही होता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा गया है अब तक हम वो पहले जानेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाट्य कला के तत्वों की दृष्टि से सफल नाटक है। दूसरा होगा मतलब अथवा में करके कि नाटकीय तत्वों की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। फिर इसी तरीके से मूल्यांकन की जगह पे समीक्षा कीजिए भी हो सकता है। फिर अथवा में करके ये भी पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना है तो ये सिद्ध कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें, या फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक के उद्देश्य को, मतलब लेखक ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से किस उद्देश्य को मतलब बताना चाहता है, क्या हमारे पास में संदेश पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रतिपाद्य जो है वो हिंदी का एक उद्देश्य शब्द का पर्यायवाची है। तो आइए उत्तर में पहले लिखिएगा आप। जयशंकर प्रसाद जी ने नाट्य शास्त्र को नाट्य सर्जना का आधार बनाया है। नाट्य सर्जना मतलब उसका बढ़ाने के लिए, उसका जो सृजन हुआ है, नाटक विधा का जो सृजन हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए ध्रुव स्वामिनी को आधार बनाया है, मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक को आधार बनाया है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक में 6 तत्व हैं जो स्वीकार किए गए हैं। उसमें पहला हेडिंग दीजिएगा ध्रुव स्वामिनी का कथानक। इसके अंदर डबल डॉट दे करके, मतलब इसके अंदर एक और हेडिंग पाई जाती है, वो है इतिहास का प्रस्तुतिकरण। तो मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो किन चीज़ों पर आया हुआ है, मतलब क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर में ये नाटक लिखा गया है। तो ये उसका इतिहास है, कारण है, ठीक है। इसके अंदर लिखिएगा नाटक की रचना में 3 प्रकार के कथानक प्रयुक्त होते हैं, ऐतिहासिक, काल्पनिक और मिश्रित। ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। उसकी कथा इतिहास के एक प्रसिद्ध काल से ली गई है। कथा के निर्वाह में प्रसाद जी ने इतिहास के तथ्यों की पूर्ण रक्षा की है, मतलब कि इतिहास में जो भी चीज़ें हुई थी वास्तव में उन सभी को उन्होंने अपने नाटक में स्थान दिया है। ध्रुव स्वामिनी का कथानक भारतीय इतिहास में उत्कर्ष काल, जिसको कि हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख पात्र है जो एक स्वाभिमानिनी और आत्मगौरवान्वित नारी है। वह न केवल अत्याचारी पति और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति संघर्ष करती है, बल्कि अपने नारीत्व की रक्षा और सम्मान के लिए शकराज का वध भी करा देती है। नारी का मूल्य समझने वाले, उसका सम्मान करने वाले, उसके नारीत्व की रक्षा और शील की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देने वाले वीर और साहसी, त्यागी और योग्य पुरुष चंद्रगुप्त हैं, जो उसके प्रेम के पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी इसमें अपने अयोग्य और क्लीव पति को त्याग कर चंद्रगुप्त को अपना जीवन साथी चुनती है और इस कार्य में बाधा खड़ी करने वाली रूढ़ियों, शास्त्रों और कर्म कांडनों की तीव्र भर्त्सना करती है। मतलब इन रूढ़िवादियों को वो फटकारती है और अपने जीवन के लिए उन रूढ़ियों में, अपने जीवन के अंदर उन रूढ़ियों को स्थान नहीं देती है। और नाटक के अंत में रामगुप्त को उसके कुकृत्य का फल मिलता है। वह जिस समय चंद्रगुप्त को धोखे से मारना चाहता है, अचानक एक सामंत कुमार उसे मार डालता है और चंद्रगुप्त गुप्त वंश के सम्राट घोषित होते हैं। पुरोहित भी ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के वैवाहिक बंधन से मुक्त घोषित करके
प्रेमी प्रेमिका के मिलने में सहयोग भी करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी का उद्देश्य इतिहास के अप्रकाशित अंग को प्रकाशित करना न होकर उसके गर्भ में छिपे सनातन मानवीय सत्य का दर्शन कराना है। मतलब कि तात्पर्य यह है कि जो उस जमाने में, मतलब गुप्त साम्राज्य के जमाने में जो कुछ भी हुआ था वो उसे ना दिखाते हुए वो उसके माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका सत्य क्या है। मतलब आज की डेट में भी उस प्रकार की गलतियां होती हैं और उन्हें किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इसी का सत्य वो सामने उजागर करते हैं अपने नाटक के माध्यम से। आगे लिखिएगा, अतः उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कई काल्पनिक प्रसंगों के लिए उनकी अवधारणा करनी पड़ी। मतलब कि जो काल्पनिक प्रसंग है उनकी कल्पना करनी पड़ी है, क्योंकि गुप्त काल के समय में वो स्वयं तो थे नहीं, तो इसीलिए उन्हें उस चीज़ की कल्पना करनी पड़ी है। ध्रुव स्वामिनी के जीवन दाम्पत्य की कटुता, खड़ग धारणी का अभिनय, बौने कुबड़े आदि का व्यंग, विनोद, कोमा और उसका प्रणय। कोमा का शकराज का शव प्रसंग है जो इतिहास के रिक्त अंश की पूर्ति करके उसे जीवंत कथा का रूप देते हैं और समस्या को फलागम तक पहुंचाने में योगदान करते हैं। कुबड़े बौने आदि का जो प्रसंग है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से चंद्रगुप्त को स्त्री वेश धारण करने की उक्ति सूझती है। ध्रुव स्वामिनी की कथा योजना भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य शैली का एक मिश्रित रूप है। संपूर्ण कथा 3 अंकों में विभाजित है। इन अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है और इसीलिए इस नाटक को भारतीय शैली का अनुसरण माना जा सकता है। अभी जो पहला हेडिंग हमने दिया था जिसके अंदर में हमने ये इतना तक लिखा हुआ है, पहला हेडिंग था ध्रुव स्वामिनी का कथानक। अब दूसरी हेडिंग होगी ध्रुव स्वामिनी के पात्र। इस हेडिंग के अंदर में आप हेडिंग डालिएगा जीवंत और क्रियाशील। मतलब जो भी पात्र हम गिनाने वाले हैं इसमें वह किस प्रकार से इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि पूरे नाटक के मध्य में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जैसे सैनिक हो गए या फिर पुरोहित हो गए। किसी एक पुरोहित का नाम इसमें नहीं बताया गया है ना, पुरोहित भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी एक पात्र है, परंतु इस पूरे नाटक में कौन जीवंत है और कौन क्रियाशील है उस पात्र के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने अत्यंत सजीव पात्रों का चित्रण किया है। सौत चरित्र वाले पात्रों में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी, कोमा और मिहिर देव है और दुष्चरित्र पात्रों में रामगुप्त और उनका मंत्री शिखर स्वामी प्रमुख है। शकराज में दोनों के गुण है, तो इस कारण शकराज मध्यम चरित्र का है। इसमें इन सभी का की चारित्रिक विशेषताएं आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल तरीके से ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का चित्रण आता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको रामगुप्त और कोमा, मंदाकिनी ये तीनों का ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, रामगुप्त का 2014 में पूछा हुआ था इसलिए रामगुप्त का रखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में रामगुप्त का, कोमा और मंदाकिनी और शिखर स्वामी, इन चारों का चित्रण आपको अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिल जाएगा। आगे लिखिएगा, प्रसाद जी ने अपने पात्रों को अत्यंत जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। ये अपने क्रियाकलापों और संबंधों में तीव्र क्रियाशीलता का परिचय देते हैं। ध्रुव स्वामिनी में अधिक पात्र नहीं है और जो हैं वे सक्रिय और कथानक से संबद्ध पात्र हैं। अब तीसरी हेडिंग दीजिएगा संवाद योजना। इस हेडिंग के अंदर में दीजिएगा प्रासंगिक कथोपकथन। इसके अंदर लिखिएगा ध्रुव स्वामिनी के कथोपकथन का और कथा वस्तु के विकास में योगदान देने वाला तो है ही, वे चरित्रों, मनःस्थितियों वाले व्यक्तियों का भी उद्घाटन करते हैं। ये संवाद संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दों में युक्त ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जिनमें सांस्कृतिक चेतना एवं ऐतिहासिकता है।
ध्रुवस्वामिनी एक दोहरे व्यक्तित्व के नारी पात्र है। उसमें अद्भुत भावुकता और ओज है। उसके संवाद अत्यंत ही मर्मस्पर्शी और चुभने वाले हैं। रामगुप्त के प्रति उसकी इस उक्ति में कितना चुटीला व्यंग्य है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? मतलब इस छोटे से वाक्य में उन्होंने अपने संपूर्ण गुप्त साम्राज्य के वंश को ललकारा है। इसमें उनका तात्पर्य है कि नारियों के लेन देन के कारण ही क्या गुप्त साम्राज्य अभी तक टिका हुआ है? आगे लिखिएगा। इसमें चंद्रगुप्त जो है वो बहुत ही कम बोलते हैं और जहाँ बोलते हैं तो अत्यंत शालीनता से और विनय पूर्वक। रामगुप्त के प्रति उसकी यह उक्ति उदाहरण है, डैश दे के इन्वर्टेड कॉमा में, और आपसे तो वह भी नहीं करते बनता। आगे लिखिएगा। रामगुप्त जिस ढंग का पात्र है उसके अनुकूल बोलता भी है। मतलब जैसे दुष्चरित्र का उसका चित्रण किया गया है तो वो उसी प्रकार के कठोर और तीक्ष्ण, जो कि किसी के भी हृदय को में घात कर सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों और वाक्यों का वो प्रयोग करता है। इस कथन के प्रमाण में डैश दे के इन्वर्टेड कॉमा में, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। फिर भी मैं अपने लिए स्वयं कितना आवश्यक हूँ यह कदाचित तुम नहीं जानती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला जो पात्र है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी के संवाद में कूटनीति, छल और राजनीति के प्रपंच का दर्शन होता है। कोमा और मंदाकिनी ये दोनों ही नारी पात्र हैं जो प्रसंगवश आ गए हैं। कोमा के अंदर भावुकता और प्रेम का अद्भुत प्रवाह है और मंदाकिनी एक तेजस्वी नारी पात्र है। शकराज राजनीतिज्ञ, स्वार्थी, प्रेमी और घमंडी का व्यक्तित्व लिए है। ध्रुवस्वामिनी की संवाद योजना चरित्रों को उभारने और कथा के विकास में योगदान देने वाला है। चौथा हेडिंग है ध्रुवस्वामिनी का शिल्प। इसमें लीजिएगा भाषा शैली। इसके अंदर जो हेडिंग है वो भाषा शैली, इसके अंतर्गत लिखिएगा। प्रसाद जी की भाषा में जीवंत शब्दों की परंपरा है। उन्होंने अपने नाटकों में एक प्रासंगिक संस्कृतनिष्ठ भाषा का इस्तेमाल किया है। गुप्तकालीन वातावरण में संभवतः भाषा का संस्कृत रूप ही प्रयोग किया जाता है। ध्रुवस्वामिनी की भी भाषा अनुभूतियों के अनुकूल एक प्रवाहमयी भाषा है। पांचवी हेडिंग दीजिएगा देश काल। इसके अंदर जो हेडिंग होगा गुप्तकालीन ऐतिहासिक वातावरण की पुनर्योजना। डैश तक के लिखिएगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक गुप्तकालीन कथानक पर आधारित है, फलस्वरूप उसमें तत्कालीन परिवेश का आयोजन स्वाभाविक है। प्रसाद जी ने ऐतिहासिकता की रक्षा के लिए गुप्तकालीन वातावरण को उभारने के लिए पूरी कोशिश की है। रुकिएगा, मतलब यहाँ पे इसका अर्थ है कि उन्होंने पहले समुद्रगुप्त को दिखाया है, फिर किस तरह से उन्होंने राज्य का कार्यभार चंद्रगुप्त के मत्थे रख करके फिर तो जो भी मतलब पहले कारण दिया है उसके बाद में निवारण दिया है, वो इसी को बताना चाहते हैं इस वाक्य में। आगे लिखिएगा। ध्रुवस्वामिनी में युग धर्म साकार हो उठा है। नाटक में तत्कालीन मतलब कि आज के तरीके से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि सभी परिस्थितियों का पूर्ण समावेश किया गया है। नाटक के ऐतिहासिक होने के कारण इसमें जितने भी पात्र हैं किसी न किसी रूप में राजवर्ग से सीधा संबंध पाया जाता है। इसमें जो पात्र हैं वो मन, वचन, कर्म से अपने युग के प्रतिनिधित्व के पात्र हैं। छठवां और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जब पूरे ध्रुवस्वामिनी में आपको अगर कुछ न समझ में आए तो आप यही लिख देंगे, अगर इतना ही आपको पता है ठीक है तो भी आप मार्क्स उठा लेंगे, क्योंकि इसी को आप इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप इसमें ध्रुवस्वामिनी का चित्रण भी कर सकते हैं। इसमें आप मतलब किसी का भी अगर चित्रण है, कथानक है, तो इसी क्वेश्चन के आधार पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं मतलब पूरा इसमें समावेश है और आप उसके बारे में लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो नारी का प्रतिपाद्य
प्रतिपाद्य या उद्देश्य। इसके अंदर हेडिंग डालिएगा नारी स्वाभिमान और उसकी मर्यादा की रक्षा। बेस्ट की लिखेगा ध्रुवस्वामिनी की मूल समस्या नारी समस्या के संबंध विच्छेदन और पुनर्मिलन की है। आधुनिक युग की जागृत नारी मानस रूप में एक ज्वलंत और तेजस्वी उदाहरण इसमें मिलेगा। मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे हर जगह स्त्रियों को दबाया जाता है, मतलब अगर कुछ इस प्रकार का अगर उदाहरण हो जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे उन्हें दबाया जाता है कि आप चुप रहें या फिर आप ऐसे कुछ नहीं करें। तो प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी होता आया है। तो अगर आपके साथ में कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना आप गलत नहीं कर रहे हैं, फिर वो आपके समाज के प्रति हो या आपके परिवार के प्रति हो। प्रस्तुत नाटक का नामकरण एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक वातावरण के तेजस्वी नारी पात्र ध्रुवस्वामिनी के आधार पर किया गया है। अच्छा, यहाँ पर किसी भी पात्र का नाम लिया जा रहा है या प्रसाद जी का नाम लिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे एग्ज़ाम में। आप अभी से आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि आप जितना इस चीज़ को दिखाएंगे ना कि आपने क्या क्या इम्पोर्टेंस दिया है, तो एग्जामिनर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ब खुद दिख जाए उसे। ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, बट पढ़ता है वो। ठीक है? एक पेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो एक नज़र में ही सब पढ़ जाता है, क्योंकि उसको पहले से पता है कि उसका आंसर क्या है। तो आप इस भूल में मत रहिएगा कि एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे लिखिएगा ध्रुवस्वामिनी समस्त शोषित, उत्पीड़ित और पददलित नारी जाति का प्रतिनिधित्व है, लेकिन वह अपमान और उत्पीड़न सहने को विवश नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे समाज में यदि किसी स्त्री को अपने पति के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है या फिर उसके साथ में दुर्व्यवहार होता है, तो समाज उस स्त्री को थोड़ी हीन दृष्टि से देखने लगता है। तो इसी कारण वो जो उसका पद दलित होना, मतलब कि ध्रुवस्वामिनी महादेवी है, मतलब उस पूरे राज्य की महारानी है, पर उसे उस तरीके का सम्मान मिलता नहीं है, इसीलिए इसमें कहा जा रहा है पद दलित नारी। आगे लिखिएगा वह अपने अधिकारों और मर्यादा की रक्षा के लिए शुरू से आखिर तक लोलुप, मद्यप, क्रूर और अत्याचारी पुरुष वर्ग से लड़ती है। नाटकीय कथा योजना से प्रसाद का मूल उद्देश्य यही ध्वनित होता है कि नारी भी अपनी मर्यादा और सहन की सीमा होती है, उसे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ना चाहिए। वह किसी अत्याचारी और क्रूर पुरुष से बंधी हुई होने के कारण अभिशप्त नहीं है। मतलब यदि अगर किसी स्त्री का विवाह किसी क्रूर पुरुष के साथ में हो गया है, तो वह उसके जीवन का अभिशाप नहीं है। वह अपने इस जीवन से, इस अत्याचारों से, इस शोषण से मुक्ति पा सकती है। आगे लिखिएगा वह प्रेम कर सकती है, खुलकर सांस लेने का उसे भी अधिकार है। और इस नाटक में ये भी बताया गया है कि वह पुनर्विवाह भी कर सकती है। अगली रीडिंग होगी आपका निष्कर्ष। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का प्रमुख उद्देश्य रहता है सांस्कृतिक गौरव का चित्रांकन कर वर्तमान युग में चेतना का मंत्र फूंकना है, सोई हुई जनता को जगाना था। सांस्कृतिक उत्थान को ही भारतीय जीवन में दीनता से मुक्त कर महान बनाना है, ऐसा उनका अपना निजी मत भी था। इन्वर्टेड कॉमा में प्रसाद जी के अनुसार हमारी यही संस्कृति जिसमें त्याग का गौरव है, विजय की शक्ति है, करुणा की तरलता है और क्षमा का अनुकंपा है, पश्चिमी सभ्यता के चकाचौंध को रोक सकती है। और इसी के साथ में आज का टॉपिक समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगले वीडियो में हम कोमा, मंदाकिनी, रामगुप्त और शिखर स्वामी, इन चारों पात्रों का चरित्र चित्रण एक ही वीडियो में मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट में रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।